Hello and welcome to Smartice Foundation. We will discuss one of the most important current affairs का टॉपिक जो अभी रिसेंटली आपको आसपास देखने को मिल रहा होगा। ये बिल जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेगा। ये इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। सपोर्ट में जो लोग हैं इस बिल के वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, आई रिपीट टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल पे करप्शन फ्री करने के लिए इस बिल का इंपॉर्टेंस है। जबकि जो लोग इस बिल के अगेंस्ट में हैं वो ये कह रहे हैं ये एक ड्रैकोनियन बिल हो सकता है, ये बिल का मिसयूज होने का भी चांसेस है। ये अलग अलग लोगों के, दोनों पार्टीज के ये आर्गूमेंट है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा। रिसेंटली हुआ क्या है कि 138 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, याद रखना अभी तक ये पास नहीं हुआ है तो एक्ट नहीं बना, ये अभी बिल ही है। इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें अपोजिशन ने स्ट्रांगली इसको अपोज करते हुए इस बिल को कहां पहुंचा दिया, जेपीसी के पास पहुंचा दिया गया। जेपीसी क्या होती है? जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पूरा बैकग्राउंड देखते हैं। जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर सर ने 20 अगस्त 2025 को इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। और इस बिल के जो प्रोविजन है वो वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क प्रोविजन है, जो ये कहता है कि कोई भी मिनिस्टर, आई रिपीट कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो हमारा प्राइम मिनिस्टर हो या हमारा चीफ मिनिस्टर हो या फिर हमारे बाकी और भी कोई मिनिस्टर सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के मिनिस्टर हो, अगर उनको अरेस्ट किया जाता है, कन्विक्शन की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? अरेस्ट की बात हो रही है। अगर उनको केवल अरेस्ट कर लिया जाता है तो आफ्टर अ सर्टेन डेज, 30 डेज के बाद उनको अपने पोस्ट से रिजाइन करना होगा, उनको अपने पोस्ट से हटना होगा। मतलब अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल जाते हैं और 30 डेज तक जेल रहते हैं, इन द केसेस जहां पे जो लेंथ ऑफ पनिशमेंट है, जो टर्म ऑफ पनिशमेंट है दैट इज मोर देन 5 ईयर, तो उस केस में इनको रिजाइन करना होगा, चीफ मिनिस्टर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी और मिनिस्टर्स को भी, एट बोथ स्टेट लेवल एज वेल एज यूनियन लेवल। अब इसके लिए जो अमेंडमेंट आएगी वो अमेंडमेंट आएगी आर्टिकल 75 में, हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। और आर्टिकल्स जो 164 के आसपास है उसमें भी चेंजेस आएगा। आर्टिकल 239 जो है दिल्ली से रिलेटेड, उसमें भी चेंजेस आएगा। तो ये 3 आर्टिकल्स को अमेंड किया जाएगा। रिसेंटली आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद फिर झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन, उसके बाद तमिलनाडु के कुछ मिनिस्टर्स को डिटेन किया गया, जिसकी वजह से इस प्रोविजंस की बातें आई। अगर आप देखोगे जो चीफ मिनिस्टर जिनको डिटेन किया, जिनको अरेस्ट किया गया था इन देयर सिटिंग कैपेसिटी, उसमें से सबसे पहला नाम और रिसेंट नाम अरविंद केजरीवाल का आता है। उसके बाद जयललिता का नाम आता है, तमिलनाडु की जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी, और रिसेंटली हेमंत सोरेन का आता है। बट इन्होंने अरेस्ट के जस्ट पहले क्या किया? रिजाइन कर दिया। तो मैं अब आपको इस बिल के सारे प्रोविजंस अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोविजन है, उन प्रोविजंस को आप ध्यान से देखिए। आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 ए को अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 75 अमेंड करेंगे जहां पे हम सेंट्रल जो हमारी मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनसे रिलेटेड है। आर्टिकल 164 हमारा कॉरस्पॉन्डिंग बात करता है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, और 239 किससे बात करता है? दिल्ली से रिलेटेड बात करता है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही बात है कि अगर आप 30 दिन कॉन्सिक्यूटिवली जेल में रहते हो और उन केसेस में रहते हो जहां पे 5 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है, तो आपको हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं या फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हटाएंगे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट। जो हमारे गवर्नर हैं वो हटाएंगे स्टेट के मिनिस्टर को, बट इसके लिए सीएम का एडवाइस चाहिए। और गवर्नर डिस्क्रिशनरी के साथ हटा सकते हैं किसको? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। तो ये 3 बातें हैं, ये प्रोविजंस है। कौन हटाएगा? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये होती है, ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ? लोकसभा भी
और राज्यसभा भी। कई बार क्या होता है कि बहुत से पार्लियामेंट्री मैटर्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों हाउस का कलेक्टिव ओपिनियन लिया जाए, खास करके जब डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी टाइम हम क्या बना देते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती है, मेंबर्स दोनों हाउसेस से होते हैं, मेंबर्स दोनों पार्टी से भी होते हैं। और कुछ कुछ बातें ऑब्वियस है, जैसे इसका नेचर क्या होगा, एडवाइजरी होता है और गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शंस होती है कि वो उसके रिकमेंडेशन को चूज नहीं करेगा, बट गवर्नमेंट को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट देना पड़ता है पार्लियामेंट के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन जो इस जेपीसी ने बनाया है। तो मैंडेट कौन डिसाइड करता है, मैंडेट डिसाइड करेगा वो मोशन जिससे जेपीसी बनाई जाती है। उसके बाद ये सम्मन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी कर सकते हैं, इसके अलावा रिकमेंडेशन दे सकते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट वमिट किया जा सकता है। ऑलमोस्ट हर साल 2-4 साल पे ये एक बार न्यूज़ में होता था। रिसेंटली ये वक्फ वाले अमेंडमेंट जो बिल था उसमें ये न्यूज़ में था। इसके अलावा आप देखो टेलीकॉम वाला जो स्कैम, सो कॉल्ड स्कैम जो हुआ था उसमें, फिर जो हमारा स्टॉक मार्केट स्कैम 1992 हर्षद मेहता का केस उसमें हुआ था, उसके बाद वो फोर्स में हुआ था। तो जब भी अपोजिशन पार्टीज और जो पार्टी पावर में उनमें बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट आएगा तो एक जेपीसी की डिमांड होती है जहाँ पे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हो सकती हैं। वापस चलते हैं हम लोग अपने बिल पे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो भी ये बिल लाने की प्रोविजन हो रही है, जो भी 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रोविजन है, उसका एम ये है कि हम गुड गवर्नेंस को प्रमोट करें, उसका एम ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रमोट करें। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। देखो, जब भी लोग सीएम को या प्राइम मिनिस्टर्स को या मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, हालांकि इनका अपॉइंटमेंट लोग डायरेक्टली तो नहीं करते, इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट में ही लोगों का अगर कंट्रीब्यूशन है, तो ये लोग चाहते हैं कि जो हमारी टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं, जो टॉप मोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनमें इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इसमें करप्शन की इशूज नहीं आनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी फ्लरिश करे तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टॉप मोस्ट पोस्ट है उस पर पब्लिक ट्रस्ट हमारा मेंटेन रहे और ये ऑफिस सस्पिशन के बियॉन्ड रहे। तो अमित शाह जी ने बहुत सी बातें बोली हैं, मैं आपको वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो अमित शाह सर ने जो डॉक्यूमेंट था उसमें उन्होंने जो जो पॉइंट मेंशन किया था वो सारा हम लोग देखेंगे। अब इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑन अ वेरी वेरी फर्स्ट अपीयरेंस सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव बहुत सारी हैं, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको ये इंट्रोड्यूस करेगा कि अगर आप जेल जाते हो तो भाई आप छोड़ दो, सीएम नहीं रहोगे, पीएम नहीं रहोगे, मिनिस्टर नहीं रहोगे, एंड एट द सेम टाइम अगर आप वापस आ गए तो वापस इस पोस्ट पे आ जाओ, राइट। ये प्रोविजन है यहाँ पे। दूसरा ये है कि जो लीगल प्रोसीजर्स है उसको बहुत अच्छे से रखा गया है। जैसे यूनियन के लिए सेपरेट अमेंडमेंट है, स्टेट के लिए सेपरेट है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग है, इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग है, दिल्ली के लिए भी अलग है। एक यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन नहीं है चूंकि उस बिल का पार्ट नहीं है, वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी अलग से एक्ट लाने की बातें हो रही हैं। तो फेडरल बैलेंस भी मेंटेन किया गया है। तो जो पहले कई बार इस गवर्नमेंट के साथ कंप्लेन था कि फेडरल फीचर्स मेंटेन नहीं होता, वो जो फेडरल प्रोसीजर्स होती हैं लीगल वो मेंटेन नहीं होता, वो उसको मतलब वैल्यू नहीं देते, वो सारी बातें इस बिल में नहीं है। फिर जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको चेक करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो सकता है। पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो सकता है। अब कंसर्न्स क्या क्या हैं, जो सबसे बड़े कंसर्न्स हैं, अच्छा वो कौन से कंसर्न्स हैं जिसके चलते सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑलमोस्ट इस बिल के अगेंस्ट ही हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी इस बिल के अगेंस्ट हो गई हैं। तो सबसे पहला यही है कि सर इसका पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारी एजेंसीज हैं, ईडीज और सीबीआई हो गई, अब तो मतलब बात कर लो, हालांकि दिस इज नॉट दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे कई बार ये दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये हमारी जो ईडी और सीबीआई जैसी बॉडीज हैं, कई बार इन पे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रही हैं और सिलेक्टिव लोगों को टारगेट किया जाता है, स्पेशली फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। ये ऐसा अपोजिशन पार्टी का मानना है, एम आई राइट? जिसमें आपने कई बार देखा होगा कि अपोजिशन के जो पार्टीज हैं उनके लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, और ये हमने दिल्ली में भी देखा, ये हमने झारखंड में भी देखा। खैर, दूसरा ये है डेमोक्रेटिक मैंडेट पे ये इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर लोगों ने किसी को भेजा है इलेक्ट करके, ध्यान से सुनना, अगर लोगों ने किसी को इलेक्ट करके भेजा है
तो वो तब तक उस पोजीशन पे रह सकता है जब तक लोगों का भरोसा उस पे है। यानी जब अगली बार इलेक्शन होगा, लोगों का भरोसा नहीं होगा, ये खुद चला जाएगा। दूसरा ये बात, अरेस्ट करने से ये प्रूफ नहीं हो जाता कि आप गिल्टी हैं, और इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ये कहता है इनोसेंट आप कब तक है, जब तक यू आर नॉट प्रूवन गिल्टी। तो ये बिल उस स्पिरिट के अगेंस्ट चला जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट ऑलरेडी डिस्टर्ब था, इस बिल के साथ ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा डिबेट है, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 75 क्लॉज 5 जो ऑलरेडी है वो कहता है कि आपको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेके आना पड़ेगा, नहीं लाए तो आपकी कहानी समाप्त। सिमिलरली आर्टिकल 164 क्लॉज 4 भी ये बातें करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी डिस्क्वालिफिकेशंस वगैरह की बातें हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कन्विक्शन वाला तो था कि अगर अभी आपको 2 साल से ऊपर के जजमेंट में अगर आपको जेल हो गई, अगर आप 2 साल से ऊपर के लिए अगर आपको जेल हो गई है तो आपका जो मेंबरशिप है वो चला जाएगा, ये तो जजमेंट है, ठीक है, ये प्रोविजन है। बट क्या केवल अरेस्ट होने से आपका पोजीशन जाना, वो भी चीफ मिनिस्टर का, वो भी प्राइम मिनिस्टर का, वो भी किसी मिनिस्ट्री के हेड का, मतलब किसी मिनिस्टर का, क्या ये सही है या नहीं है? ये एक डिबेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एज ऑफ नाउ अभी क्या होता है, अभी करंट प्रोविजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, और इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है दैट इज ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। हालांकि केवल इसका आप लिटरल मीनिंग मत समझ लेना कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत सी टेक्निकलिटीज यहाँ पे भी इन्वॉल्व होती हैं। एज ऑफ नाउ कोई भी एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं है जो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर उनको रिजाइन करना चाहिए इन केस ऑफ कस्टडी। सिमिलरली स्टेट के लेवल पे भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो कहता है कि अभी आपको चीफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। बट ये बिल उन सारे प्रोविजंस को तोड़ देता है, और जो मैंने आपको बताया कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को हटा सकते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं इन केस दे आर अरेस्टेड फॉर 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज इन दोज क्राइम्स जहां पे जो लेंथ ऑफ पनिशमेंट है, जो टर्म ऑफ पनिशमेंट है, दैट इज मोर देन 5 years। सिमिलरली दिल्ली वाली बातें जिसमें हम आर्टिकल 239 AA को अमेंड करेंगे। चलो, करना क्या चाहिए? सबसे पहला, जुडिशियल ओवरसाइट जरूरी है बिफोर डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस हो रही है, वो ये है कि पॉलिटिकल अरेस्ट को और जो जेन्युइन केसेस है उससे कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे। अभी रिसेंटली जो ट्रेंड चला है जहां पे ईडी जैसी बॉडीज को, सीबीआई जैसी बॉडीज को, इलेक्शन कमीशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे भी लोगों का कॉन्फिडेंस, स्पेशली जो अपोजिशन पार्टी का है, उनका कॉन्फिडेंस इरोड हुआ है। तो देखो, डेमोक्रेसी चलने के लिए, इलेक्शन चलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन बॉडीज की सैंटिटी मेंटेन रहे। अगर इनकी क्रेडिबिलिटी का इरोजन होगा तो ये डेमोक्रेसी का भी इरोजन एक साथ हो सकता है। दूसरा, केवल कस्टडी से बेहतर है कि आप जुडिशियल कॉन्फर्मेशन के बाद ही इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी था रादर देन मेकिंग अ न्यू लॉ। जैसे जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है कोर्ट के, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट कोर्ट में, उसको फास्ट ट्रैक में लेके जाइए। जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव थी, 2018 में ही आई थी डायरेक्टिव, उसको इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है, वो सब हमने मिस कर दिया। तो ये जो सर ने बताया, मतलब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो हमें बताया, उन्होंने ये 6 पॉइंट बताया और यहाँ पे 1 लिखना भूल गए। खैर, तो जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, वही सारी जो बातें हमने बताई कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर ये पोस्ट होना चाहिए, और ये जो पोस्ट है ये केवल और केवल पब्लिक इंटरेस्ट और वेलफेयर ऑफ द पीपल में काम करना चाहिए। दे नीड टू मेंटेन द कैरेक्टर कंडक्ट ऑफ द मिनिस्टर्स वाली बात है। अगर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस के एलिगेशन लग गए तो उनको छोड़ देना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये टर्म आप लोग आंसर में लिख के आइएगा। एज ऑफ नाउ कोई प्रोविजन है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए अब जरूरत आ गई है कि हम आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और दिल्ली स्पेसिफिक आर्टिकल 239AA को अमेंड करें, जिसके चलते अगर कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और दिल्ली वाला स्पेसिफिक जो प्रोविजन है मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को लेके, इन सब की छुट्टी हो जाएगी अगर ये 30 दिन तक जेल में रहते हैं इन क्राइम्स जहां पे 5 साल से ज्यादा का टर्म ऑफ पनिशमेंट है। ये ऑब्जेक्टिव के साथ इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट पार्लियामेंट के बाकी लोगों को ये ऑब्जेक्टिव पसंद नहीं आया, इसीलिए उन लोगों ने हल्ला कर दिया है। इसीलिए ये बिल कहाँ चली गई है? जेपीसी के पास चली गई है। हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ध्यान से देखना।
एज ऑफ नाउ जो प्राइम मिनिस्टर है, एज ऑफ नाउ जो चीफ मिनिस्टर है, एज ऑफ नाउ जो सिटिंग मिनिस्टर है, ये लोग जेल से रह के काम कर सकते हैं क्या? इसका आंसर है यस। कोई क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है कि दे विल हैव टू रिजाइन, नहीं है ऐसा। ठीक है, पहला। दूसरा, तो अब हुआ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए 130 अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जो क्या काम कर रहा है, जो ये चाहता है कि अगर कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे चीफ मिनिस्टर या फिर हमारे मिनिस्टर किसी ऐसे केसेस में जेल चले जाते हैं, कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए जेल चले जाते हैं। किन केसेस में? जहां पे 5 साल से ज्यादा का टर्म ऑफ पनिशमेंट है, तो उनको अपने पोस्ट से रिजाइन करना होगा। नहीं रिजाइन करेंगे तो प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड गवर्नर इन द केस ऑफ योर स्टेट गवर्नमेंट, ये उनको हटा सकते हैं। हमने इसका पॉजिटिव्स देखा। पॉजिटिव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, करप्शन को कम करना, क्रिमिनलाइजेशन को कम करना। नेगेटिव क्या है? पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है। दूसरा क्या है? जो एग्जिस्टिंग लॉज था उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी रेदर देन न्यू इंसर्शन। हुआ क्या कि अपोजिशन पार्टी इस पे फोकस कर रही थी, पार्टी इन पावर इस पे फोकस कर रही थी। दोनों ने डिसाइड किया इसको कहाँ भेज देते हैं? जेपीसी में भेज देते हैं, जहाँ पे दोनों पार्टीज के लोग बैठेंगे, दोनों हाउस के लोग बैठेंगे और उसको डिसाइड कर देंगे। नाउ मैं ये पूरा टर्म अभी केवल बिल के फॉर्म में है, ये एक्ट बना हुआ नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं बोलूंगा कि इस बिल में सब कुछ अच्छा है या इस बिल में बहुत कुछ भी अच्छा नहीं है। एक्ट एक बार बन जाएगा तब हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। बट आई वांट कि आप अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या इस बिल में आपको क्या सही लगा और इस बिल में क्या गलत लगा। मैंने दोनों पार्ट बता दिया, आप देखो कि आपको कौन सा पार्ट सही लगा और कौन सा पार्ट गलत लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।